तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम अपने जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कॉमन एमिटर मोड और कॉमन कलेक्टर मोड के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो उन दोनों मोड के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो आई विल ट्राई टू कवर बोथ दिस मोड्स इन अ सिंगल बोर्ड। कुछ भी मिटाएंगे नहीं ताकि कंपैरिजन का थोड़ा सा हिसाब बन जाए। तो अब हमारे पास क्या होने वाला है, कॉमन एमिटर मोड। और ये जो मोड होता है ना, ये सबसे यूजफुल मोड है, खास तौर पे तब जब आप एम्पलीफायर की तरह से काम करते हो। 90 जितने भी एम्पलीफायर बनते हैं उन सब में ये मोड मतलब इट्स वेरी फेवरेट मोड। कॉमन एमिटर मोड इज़ द फेवरेट मोड फॉर द एम्पलीफिकेशन एक्शन। क्यों होता है उसके लॉजिक हमें समझने हैं। तो जरा समझते हैं। हम पहले एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। कॉमन एमिटर करना है, तो कॉमन एमिटर करने का मतलब है कि हमने बेस को इधर रखा। मान लीजिए एमिटर के लिए हमने ये कौन सा चुनाव कर लिया, N, ये चुनाव कर लिया इसका है P, और ये चुनाव कर लिया P। तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। एक होमवर्क है, जैसा कि पिछली बार में मैंने आपसे कहा था कि जितने भी सर्किट हम अगर PNP ट्रांजिस्टर के लिए बना रहे हैं, आप कोशिश करें कि वही सारे सर्किट आप NPN ट्रांजिस्टर के लिए बनाएं। गूगल सर्च मत करिए, किताब मत देखिए, जस्ट ट्राई टू यूज योर ओन ब्रेन, योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम ये सब कुछ बना सकते हैं। एक बार बच्चों यकीन मानो, एक बार जब खुद से करना सीख लोगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है, बाकी कंटेंट तो हर तरफ मौजूद है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो आप उसमें आपको असफल होना है ना। देखो एक चीज़ मैं जल्दी से समझा दूं कि जब आप पढ़ते हो, कोई काम करते हो, आपसे नहीं होता है तो फिर आप निराश हो जाते हो। क्या वीडियो गेम खेलते समय ऐसा होता है? नहीं होता है ना। वीडियो गेम आप खेल रहे हो, मान लो रेस कर रहे हो, आपने रेस किया, गाड़ी दाएं बाएं भागी, भिड़ गई और आपका रेस खत्म हो गई। तो क्या करते हो? फ़ोन उठा के पटक देते हो या दुनिया भर से शिकायत करते हो? नहीं करते हो ना, फिर से रीस्टार्ट करते हो। कितनी बार करते हो? दिन लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस वर्चुअल कार पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट टू बिकम अ चैम्पियन। और एक समय ऐसा आता है, अब आपके लिए वो गेम लगता है नहीं, आपके बाएं हाथ तक खेलते, एक ही हाथ से आप ऐसा लगता है हम उसको चला ले जाएंगे। द सेम थिंग इज बिकॉज ब्रेन ने लर्न कर लिया है ना, ब्रेन के अंदर एक मसल्स डेवलप हो गई उस गेम के लिए। बिल्कुल यही लॉजिक हर विषय के साथ है। विषय थोड़ा गेम से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जितना खुशी का हार्मोन एक गेम जीतने पर आपको मिलता है, उससे ज़्यादा खुशी का हार्मोन आपको किताब में किसी सब्जेक्ट को समझने में के बाद आता है, अगर आप उसको समझ जाते हो। तो मेरी सलाह ये है प्यारों आपको कि अगर आप एक बार करते हो और जब नहीं सफल हो पाते हो तो दिन रखो नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर से स्टार्ट करो, तब तक स्टार्ट करते रहो जब तक कि आप उसको पा ना जाओ। या एक अपने लिए रखो, आई विल ट्राई 10 अटेम्प्ट्स। मैं अपने 10 अटेम्प्ट लूँगा इस काम को करने में, एंड आफ्टर 10 अटेम्प्ट आई विल ट्राई टू सी द आंसर। कहीं पूछूंगा, किसी से पूछना है, किसी से बुक देखनी है, गूगल देखना है, बट नॉट बिफोर 10 अटेम्प्ट। अगेन मे बी या इम्पॉसिबल लगे आपके लिए, नई कुछ या अलग सी बात लगे, आप देखोगे कि उस 10 अटेम्प्ट के बाद आपका दिमाग हर तरह से अपनी कोशिश कर चुका होगा, अब वो भूखा हो चुका होगा सॉल्यूशन के लिए, अब वो भूखा हो चुका होगा, सच में उसके अंदर जिज्ञासा आ चुकी होगी कि आखिर कैसे हुआ। और द मोमेंट आप देखोगे उस सॉल्यूशन को, इट विल ग्रैब लॉट्स ऑफ थिंग, एकदम से सोख लेगा वो सारा कुछ, और फिर अगली बार वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में जम चुका होगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपने जब अपने चैलेंज 10 अटेम्प्ट का रखा था, अब धीरे धीरे आप जब इस तरह के बहुत सारे फेज से गुजरोगे, 4, 5, 7, 8, 10 फेज से, तो आप देखोगे आपके अटेम्प्ट अब 10 नहीं रह गए हैं। अब आप 1, 2, 3, 4, 5वें अटेम्प्ट में क्रैक कर ले जा रहे हो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अटेम्प्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी डिसाइडेड अटेम्प्ट कम होने शुरू हो जाएंगे, अटेम्प्ट कम होने का मतलब है कि अब आप एक प्रॉब्लम को 2 या 3 अटेम्प्ट में पूरा कर लेते हो। मतलब उसको एक तरह सोचा, दूसरा सोचा, और पुराने एक्सपीरियंस से आपने उसको क्रैक कर लिया। नाउ दिस इज द आंसर। धीरे धीरे समय के साथ, कितना समय लगता है वो डिपेंड करता है आप कितना अपने आप को उसमें झोंक रहे हो। आपके ये अटेम्प्ट कम होते होते 1 पे आ जाएंगे। 1 पे आने का मतलब है, एक अटेम्प्ट किया, यू जस्ट क्रैक द क्वेश्चन, या 2 अटेम्प्ट किया, यू जस्ट क्रैक द क्वेश्चन। बहुत सच में जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा वो शायद आपके उस
पैरामीटर में 3 या 4 पे जाएगा, है ना। ये होता है एक्सपर्ट बनने की प्रॉपर्टी, ये होता है एक्सपर्ट बनने का प्रोसेस। तो जस्ट मतलब अपने आप को थोड़ा सा क्या कह सकते हो, एक कन्फाइन करने की कोशिश करो, एकदम से बात पे एकदम से बिखरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा पीएनपी सर्किट है। मेरा होमवर्क आपके लिए है कि आपको यही सर्किट डायग्राम एन ट्रांजिस्टर के लिए बनाना है। तो अब ज़रा हम इस अरेंजमेंट में बैटरी लगाना सीखेंगे। बैटरी लगाने के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने आपसे बताया था, बेस एमिटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस। तो देखो यहाँ पर ये हमारा बेस है, ये एमिटर जंक्शन है, एमिटर है, तो ये आपका बेस एमिटर जंक्शन, यानी बेस एमिटर को बैटरी ऐसे लगाना है कि ये दोनों टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में रहें। तो इसका मतलब क्या है, चलो आपने ये सर्किट जोड़ा ऐसा, तो यहाँ बैटरी लगाने वाले हैं। बैटरी ऐसे लगाएंगे कि बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस हो, तो यानी एमिटर का P है, इसको जोड़ देंगे बैटरी के प्लस से, और इसका N है, इसको जोड़ देंगे बैटरी के निगेटिव से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बेस N जुड़ा है निगेटिव से, P जुड़ा है पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। तो आपका बेस एमिटर जंक्शन कैसा हो गया, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। अब क्या करना है, बेस कलेक्टर जंक्शन, ये बेस है ये कलेक्टर है, इसको रिवर्स बायस जोड़ना है। तो आप कहोगे सर क्या हम यहाँ पे कोई तार लगा दें, अगर आपने यहाँ तार लगा दिया तब तो इनपुट ये हुआ आउटपुट ये हुआ, तब तो कॉमन बेस हो गया। नहीं, आपको तार ऐसे लगाना है, आपको तार यहाँ जोड़ना है। अब यहाँ समस्या फंसी कि ये क्या हो गया, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करने के लिए तो भैया हमने देखा बेस एमिटर तार है, बैटरी लगा दी। अब आप कह रहे हो कि बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, जबकि आप कलेक्टर को बेस से जोड़ ही नहीं रहे हो। तो जरा समझो यहाँ पर बायसिंग का मतलब क्या है, हम कब कहते हैं कोई चीज़ फॉरवर्ड बायस है, कब कहते हैं कोई चीज़ रिवर्स बायस है। अगर किसी ट्रांजिस्टर, किसी डायोड में P है, N है, P अगर पॉजिटिव है, N अगर निगेटिव है, तो हम इस प्रक्रिया को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और कैच पॉइंट है, अगर मान लो ये N ऐसा है कि N है +1, सपोज N के ऊपर बैटरी लगी है +1 वोल्ट की, और P के ऊपर बैटरी लगी है +5 वोल्ट की, तो अभी क्या ये फॉरवर्ड बायस है? आपने कहा अरे सर यहाँ तो गड़बड़ हो गई, आपने कहा था N निगेटिव से जुड़ा हो, P पॉजिटिव जुड़ा हो तो फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ तो N भी पॉजिटिव से, P भी पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हुआ, ये तो कुछ और हो गया। हम कहेंगे नहीं, अभी फॉरवर्ड बायस है। तुलनात्मक रूप से देखो, बिकॉज +5 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन +1 वोल्ट। सो कंपेरेटिवली N की तुलना में P ज़्यादा पॉजिटिव है, या कह लो P की तुलना में N +1 इज अ बिट निगेटिव नेचर। फॉर इंस्टेंट आपने जब होल नंबर वगैरह पढ़ना शुरू किया होगा, दिस इज 0, -1, -2, -3, तो जब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन जो होती है दिस गोज टू द माइनस डायरेक्शन। नाउ दिस इज द +1, +2, +3, +4, +5। अगर आप यहाँ खड़े हो, इस जगह पर, सो +1 दिस इज योर दिस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन है। आई होप यू गॉट द लॉजिक। तो आप देखो यहाँ पर इस समय क्या हो रहा है कि +5 की तुलना में +1 क्या है, इट इज रिलेटिवली निगेटिव काइंड ऑफ टर्म। निगेटिव, अब ये तो साफ निगेटिव है, ये है कंपैरेटिवली निगेटिव। +5 की तुलना में +1 इज अ काइंड ऑफ रिलेटिवली निगेटिव वैल्यू या लेसर वैल्यू है। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या है कि P के पास मोर पॉजिटिविटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू N, या ऐसे समझ लो आपने N को जोड़ दिया है -1 से और P को जोड़ दिया है आपने -2 से। N को जोड़ा है -1 से, P को जोड़ा है -2 से। एक तो ये है। एक दूसरा केस क्या है, P को जोड़ा है निगेटिव वैल्यू से और N को जोड़ा है पॉजिटिव वैल्यू से। तो जब आप P को निगेटिव वैल्यू से जोड़ते हो, N को पॉजिटिव से जोड़ते हो, तो ये साफ केस होता है रिवर्स बायसिंग का। लेकिन क्या ये रिवर्स बायसिंग नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग मतलब क्या होता है, N की तुलना में P को निगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर N -1 है और P -2 है, तो यानी कि इस समय जो P टाइप का रीजन है वो N की तुलना में ज़्यादा निगेटिव है।
तो चूंकि ये पी एन की तुलना में ज़्यादा नेगेटिव है तो ये भी रिवर्स बायसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिवर्स बायसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझने में दिक्कत हुई हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ तक आपको कुछ संतुष्टि मिल रही है इस बातों से, इन लॉजिक से, तो अब जरा समझें हम यहाँ पर क्या स्थिति है। हमारा ये कहना है कि बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। हमने आराम से कर दिया क्योंकि दोनों तार जुड़ रहे थे तो बैटरी को वैसे लगा दिया, एक क्लासिकल एक कन्वेंशनल फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। लेकिन अब कह रहे हैं कि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो, जबकि ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रहे हैं सीधे तौर पर। तो अब हम यहाँ पर अपनी इस टेक्निक का यूज करेंगे, थोड़ा नॉन कन्वेंशनल तरीके से रिवर्स बायसिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो n ऑलरेडी निगेटिव है, इस बैटरी की वजह से n निगेटिव है। अब हम यहाँ जो p है इसको और निगेटिव कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा है, n के पास -1 है तो हम p को इस -1 से ज़्यादा माइनस दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, p आपका मोर निगेटिव हो जाएगा। और n की कंपैरिजन में p का मोर निगेटिव होना क्या कहलाता है, रिवर्स बायसिंग। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बैटरी लगेगी, मान लो हम यहाँ से बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ जो बैटरी लगेगी उसका माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखो, तो ये माइनस ये प्लस। नाउ दिस माइनस gives a more negativity to the p terminal in comparison to the negativity of the n terminal। यहाँ एक बैटरी का नेगेटिविटी n को मिल रही है, यहाँ बड़ी बैटरी की नेगेटिविटी p को मिल रही है। सो दिस p इज मोर नेगेटिव देन n, यानी कलेक्टर बेस टर्मिनल कैसा दिख रहा है, यहाँ पर रिवर्स बायस दिख रहा है। I hope you get the beauty of this logic. This is a very very nice thing. I am great admirer of this logic in the electronics. So अब यहाँ पर ये हो गया। अब आप कह रहे हैं गड़बड़ लग रही है कुछ, अगर आपको फिर भी गड़बड़ लग रही है तो चलो करंट की डायरेक्शन और बैटरी की जो करंट डायरेक्शन होती है उससे बात करते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं यार कुछ गड़बड़ है, ये लॉजिक सही है, इसमें फ्लो तो नहीं है, देखते कैसे है। देखो एमीटर करंट अंदर जा रही है, ठीक है ना, सही है, एमीटर करंट अंदर जा रही है, ओके। तो एमीटर करंट जब अंदर जाएगी तो इसका एक हिस्सा इधर जाएगा, बाहर निकलेगी बेस करंट, एक हिस्सा इधर जाएगा, बाहर निकलेगी कलेक्टर करंट। इस पर तो सब लोग राजी हो, किरचॉफ का लॉ है। तो ये करंट क्या अंदर आ करके यहाँ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट जो होती है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है और अगर जो एंटर कर रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। तो कौन सी करंट है, ये IB है, ठीक है। ऐसे ही ये करंट देखो, ये करंट यहाँ आएगी, इधर जाएगी, निगेटिव सिरे में एंटर करेगी, कौन सी है, IC। तो यहाँ से भी बाहर निकलेगी IC, तो यहाँ से निकली IC इधर मुड़ गई, इधर से निकली IB इधर मुड़ गई और ये बन गई IE, और IE बराबर IB प्लस IC होता ही है। सब कुछ सही है। अगर हमारा ये जो पूरा तर्क था रिलेटिव नेगेटिविटी वाला, अगर ये गड़बड़ होता तो इतनी हर चीज़ करंट की ये पूरी स्थिति नहीं होती। लेकिन आप देख रहे हो बहुत ही स्मूथ तरीके से ये सारा काम आपका हो गया। अब आपको इनपुट यहाँ से लगाना है, आपको आउटपुट वहाँ से निकालना है, आप कर सकते हो। तो ये आपकी स्थिति हो गई। तो अब आप देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट है IC, इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट है IB। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, बीटा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये आपका बीटा होगा। और अगर DC कंडीशन ही क्योंकि यहाँ पर है तो ये जाएगा बीटा DC। तो बीटा DC क्या है, IC अपॉन IB, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर IC क्या होती है, IC है मान लो 96 वैल्यू की है और जो IB है वो 4 है, 4% की हम बात करें, 96% वेटेज है उसका और 4% वेटेज है इसका। तो इसका मतलब है कि भाई ये तो आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो बीटा की वैल्यू तो 24 है, 1 से बहुत ज़्यादा है, 1 से बहुत ज़्यादा है। ऐसे जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको 99 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू फिर 99 हो जाएगी। यानी बीटा के साथ हम क्या देख रहे हैं, बीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अभी तो परसेंटेज वाइज रफली कैलकुलेशन है। अगर हम यहाँ मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर का नोटेशन रखेंगे तो हमारे पास और भी कुछ अच्छे नंबर आएंगे, 100 200 500 तक आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास दिमाग में आइडिया आपको ये लाना है
कि जो बीटा की वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1। अब इस बीटा 99 होने का मतलब क्या है? बीटा 99 होने का मतलब है इनपुट करंट की तुलना में आउटपुट करंट 99 गुना बड़ी है। ये बिल्कुल वैसा हो गया, आपने किसी बैंक में किसी स्कीम में 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और आपको कितने का लाभ मिला? 99 रुपये का आपको वहाँ पे लाभ मिला। ये इसका मतलब है। यही तो हम चाहते हैं, हम बोलें, हमारी धीमी से आवाज़ जाए लेकिन स्पीकर से एक तेज आवाज़ बाहर निकले। तो यही तो आप चाहते हो ना, आपको ज़्यादा लाभ ही तो मतलब लाभ आप ज़्यादा चाहते हो। तो यहाँ पर बीटा जो है बड़ा होता है। तो इसीलिए जो मैंने शुरुआत में स्टेटमेंट आपके सामने दिया था कि अल्फ़ा और कि बीटा ज़्यादा होने की वजह से कॉमन एमिटर मोड जो होता है इट इज़ वेरी फेवरेबल, इट इज़ वेरी फेवरेट मोड फॉर द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। तो इस वजह से ये बीटा की वैल्यू आती है। अगेन यहाँ पर भी अगर हम बीटा AC डिफाइन करेंगे तो IC बाई डेल्टा IB हो जाएगा, और वो टेक्निकली जो होता है वो DC के ही बराबर होता है। तो AC DC लगभग बराबर होते हैं, इसीलिए हम सिंपली आपके सामने एक टर्म बीटा लेके आते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ लगभग बराबर होते हैं, इसमें बहुत सारे दांव पेच हैं। इसमें आपके पास जब आप आगे पढ़ोगे अगेन हाइब्रिड मॉडलिंग और वो सब पढ़ोगे तो लो एम्पलीट्यूड हाई फ्रिक्वेंसी हाई लार्ज एम्पलीट्यूड मॉडल होते हैं कि मतलब स्मॉल करंट लार्ज करंट मॉडल, स्मॉल करंट मॉडल, इस सब तरह के मॉडलिंग होती है। तो ये जो मेरी बात है ये बात है स्मॉल करंट मॉडल पे। तो उसमें अल्फ़ा बीटा DC और AC लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जब आप कोई दूसरी कंडीशंस इस्तेमाल करोगे, पावर एम्प्लीफिकेशन की तरफ जाओगे या और इस तरह के यूजेस करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप देखोगे कि ये अप्रॉक्सीमेशन ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पर बीटा DC और बीटा AC के बीच का जो अंतर है उस डिफरेंस को भी हमें समझना शुरू कर देंगे। वो आपका आगे का काम है, वो आप आगे 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब आप उसको पढ़ोगे। तो हाल फिलहाल हमारा ये अप्रॉक्सीमेशन सही काम कर रहा है कि बीटा AC और बीटा DC ये दोनों बराबर तरह से मान सकते हैं। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू हो गई और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू इससे पहले आ ही चुकी थी। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन यू गेट अ रिलेशन, ऐसे लिख देंगे रिलेशन बिटवीन, कैन यू गेट अ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। क्या अल्फ़ा और बीटा के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या देखी है? अल्फ़ा की वैल्यू देखी है जब हमने कॉमन बेस किया था तो आउटपुट में था IC, इनपुट में था IE। ओके, बीटा हमने क्या देखा है? बीटा हमने देखा है IC अपॉन IB। बीटा की वैल्यू IC IB है। और एक करंट इक्वेशन हमारे सामने होती है कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये सारी वैल्यू हैं। अब ऐसा करते हैं, इनको यूज करते हैं। तो एक तरीका आप क्या निकाल सकते हो? जैसे बीटा है, बीटा में आप IC रखो और इस IB की जगह पे क्या लिख सकते हो? IB की जगह पे लिखो IE माइनस IC। तो अब क्या हुआ? IC है, IE बाहर निकाल दो, जाएगा 1 माइनस IC अपॉन IE। और ये जो IE है इसको साथ लिख दो, तो इसको लिख सकते हो IC अपॉन IE, इसको इसके साथ लिख दिया, डिवाइड बाई 1 माइनस IC अपॉन IE। ठीक है, ये IC बाई IE एक साथ लिख दिया, IC बाई IE यहाँ रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा? IC बाई I कितना है? अल्फ़ा है। ओके, और बीटा कितना, और ये कितना है? 1 माइनस अल्फ़ा है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल तरीके से अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। एक और तरीके से इसको अगर हम सोचें तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा। क्या कर दिया? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर हम अल्फ़ा को एक तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, दिस इज अल्फ़ा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये भी हो गया। तो एक बीटा, if you have alpha you can calculate the beta, and if you have beta you can calculate the alpha।
एक और फार्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज़ बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा बाई अल्फ़ा क्या होगा, तो देख ले यहाँ पर IC बाई IB है, IC बाई IB है, और इसको डिवाइड करो IC बाई IE से, पलट जाएगा, हो जाएगा IE बाई IC, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली एमीटर करंट और बेस करंट का जो रेशियो है, एमीटर करंट और बेस करंट का रेशियो बीटा बाई अल्फ़ा हो जाता है। तो ये ऐसे फार्मूले हैं जिन पे आपका सीधे सीधे प्लग इन टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें आपको तिकड़म नहीं लगाना है कि क्या कैसे क्यों, आप सिंपली अल्फ़ा वगैरह की वैल्यू निकालते हो और उठा करके प्लग कर देते हो और बीटा निकल आता है। अब लॉजिकली ये क्या दिखा रहा है, लॉजिकली ये दिखा रहा है जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर है, आप सोच रहे हो कि अच्छा इस ट्रांजिस्टर को अगर हम कॉमन एमीटर मोड में जोड़ें तो इसमें करंट गेन फैक्टर कितना होगा, बीटा होगा। अगर हम इसको कॉमन बेस में जोड़ते तो करंट गेन फैक्टर कितना होता, अल्फ़ा होता। अब आप अल्फ़ा कैसे निकालोगे, तो तरीका क्या है, अल्फ़ा निकालने का तरीका क्या है, पहले आप अपना ट्रांजिस्टर लो, उसको बाकायदा जोड़ो कॉमन बेस में, फिर उसमें इनपुट करंट भेजो, फिर आउटपुट करंट देखो, उनका रेशियो निकालो, अल्फ़ा निकाला। तो मान लीजिए आपने जोड़ा और आपके लिए अल्फ़ा आ गया 0.97। फिर आपने तार बार फिर खोले, ट्रांजिस्टर घुमाया, ट्रांजिस्टर घुमा करके इस तरह से जोड़ा और इस तरह से जोड़ करके इनपुट करंट फ्लो कराई, आउटपुट करंट ली और बीटा की वैल्यू आपको कुछ मिल गई। यहाँ हुआ क्या, आपने 2 बार सर्किट बनाया, एक बार सर्किट कॉमन बेस का बनाया, एक बार सर्किट कॉमन एमीटर का बनाया। इतना ताम झाम किया तब जाके आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकली। लेकिन ये फार्मूले ये कहते हैं कि आप कोई एक सर्किट बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कॉमन एमीटर मोड बनाया, कॉमन एमीटर मोड में आपका वैल्यू कितना आया 0.97, अल्फ़ा की वैल्यू 0.97 आ गई। अब अगर आप इसी ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में बनाया है, कॉमन एमीटर में बनाओगे तो बीटा कितना आएगा। उसके लिए आपको दोबारा सर्किट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फार्मूले में यहाँ पर रख दो 0.97, यहाँ रख दो 0.97, इसको सॉल्व करोगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बीटा की वो वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर, और वो बीटा की वैल्यू वही आएगी जो आप एक्चुअल में सर्किट बना करके लाओगे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन कि आपको अगर स्टडी कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक की उस ट्रांजिस्टर की, तो आपको बार बार वो प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एक मोड में, अगर आपने सबसे पहली बार में ये कॉमन एमीटर रखा है, बीटा निकाला है, तो यहाँ बीटा की वैल्यू रख करके अल्फ़ा निकाल सकते हो। अगर आपने कॉमन बेस से पहली बार निकाला है तो अल्फ़ा की वैल्यू रख करके बीटा निकाल सकते हो, इस प्रकार से। और अगर आपने IC IB की वैल्यू कैलकुलेट की है तो दोनों का रेशियो लेकर के अल्फ़ा बाई बीटा निकाल सकते हो। तो इनका रेशियो निकाल लोगे तो भी आपको करंट की रिलेटिव वैल्यू मिल जाएगी कि एमीटर करंट की कितनी % मात्रा में बेस करंट इस ट्रांजिस्टर में फ्लो हो रही है। तो ये सारे हमारे पास तरीके हैं जिन तरीक़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, और इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रांजिस्टर को किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यू। और ये चूँकि ये मोड सबसे ज़्यादा यूज होता है, कॉमन कलेक्टर उतना पूछते नहीं हैं और उतना ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। आप किताबों से, इसी सारे लॉजिक से आप किताबों से उसको पढ़ सकते हैं, एंड इट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आप उस कॉमन कलेक्टर मोड को एक बार पढ़ के देखिएगा। हम सिर्फ उतनी चीज़ों को एक तरह से अभी लेके जा रहे हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँचने में होगा क्या कि थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी आप में से बहुत सारे लोगों को। इसलिए वो होमवर्क की तरह से है, आप जाइए अपनी किताब उठाइए और कॉमन कलेक्टर मोड के लिए इसी सारे लॉजिक से सर्किट बनाइए, देखिए बना पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं बना पाते हैं तो कहाँ फंस रहे हैं उसको आप देखिएगा। लॉजिक ऐसा ही लगेगा वहाँ पर, डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ भी नहीं होगा। होना क्या है, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो रिलेटिव कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव वही देखना पड़ेगा और वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास होमवर्क वाला हिस्सा है। अब अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे विच दैट विल बी अबाउट द लीकेज करंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीकेज करंट, क्योंकि उसके ऊपर भी डेरिवेशंस आते हैं। लीकेज करंट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद फिर से हम इस तरह का रिलेशन निकालना शुरू करेंगे कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के लिए। वहाँ पर लीकेज करंट का फैक्टर भी आपके सामने आएगा। जब लीकेज करंट कर लेंगे
तो हम आखिर में पहुंचेंगे अपने एम्पलीफिकेशन एक्शन पर, और इतना करने के बाद हमारा बीजेटी का जो सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। तो बीजेटी का सेक्शन आपके पास पूरा हो जाएगा जब आप यहाँ तक एम्पलीफिकेशन तक पूरा कर लोगे। देन हम लोग जंप करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरफ। तो चलें फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में।